Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. Hello kids, welcome to Learn Easy channel. आज की कक्षा में हम सीखेंगे विराम चिन्ह। तो चलिए शुरू करें। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकना। रुकना, विराम का क्या अर्थ होता है? विराम का अर्थ होता है रुकना या फिर ठहरना। विराम का अर्थ होता है रुकना या फिर ठहरना। तो बच्चों, जब हम अपनी भाषा बोलते हैं तो लगातार समान गति, लय, उतार चढ़ाव के साथ नहीं बोलते। अपनी बात को बोलते समय हम बीच बीच में रुकते हैं, कहीं थोड़ा रुकते हैं, कहीं ज़्यादा रुकते हैं। कहीं जब हम बोलते समय किसी बात पर ज़्यादा बल देते हैं, किसी बात पर हम कम बल देते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी भाषा को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो अब मैं कुछ आपको उदाहरण देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे मान लो एक लाइन है, चलो मत रुको। अब किसी से हम बात कर रहे हैं, अगर मैंने यहाँ पर चलो के बाद यहाँ कॉमन लगा दिया, अब यहाँ इसका क्या अर्थ है? चलो मत रुको। अब इससे हमें क्या समझ आ रहा है? चलो मत रुको, चलो मत रुको। तो इसका मतलब किसी को हम बोल रहे हैं कि चलो, रुकना नहीं है, हमें चलना है। अब इसी बात को अगर मैं दोबारा लिख दूं, चलो मत रुको, इसी बात को दोबारा लिख के मैं यहाँ पर कॉमा लगा दूं, इसका क्या अर्थ हुआ? चलो मत रुको। अब यहाँ पर देखो, उसका उल्टा अर्थ हो गया बिल्कुल। यहाँ हम चलने के लिए कह रहे थे कि चलो, रुकना नहीं है, चलो। अब यहाँ क्या अर्थ हुआ इसका? कि चलो मत रुक जाओ। यहाँ पे उसका उल्टा अर्थ हो गया। यहाँ रुकने के लिए बोला जा रहा है और चलने के लिए मना किया जा रहा है। तो आपने देखा, एक कॉमा लगाने से जो है दोनों वाक्यों के अर्थ में बदलाव हो गया। एक और मैं आपको जो है वाक्य उदाहरण देके बता देती हूँ। रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो। अब मैं यहाँ पर अगर कॉमा लगा रही हूँ, रोको मत जाने दो, कि इस इंसान को रोको, मत रोको, इसको जाने दो। जो भी इंसान आया हुआ है उसको रोकना नहीं है, हमें जाने के लिए कह रहे हैं। अब इसको अगर मैं दोबारा लिखती हूँ तो यहाँ क्या लिखूँगी? रोको, यहाँ मैंने अगर कॉमा लगा दिया, रोको मत जाने दो। अब आप देखो, इसमें भी दोनों वाक्यों में अब यहाँ पे बोला जा रहा है रोको मत जाने दो, कि किसी इंसान को रोको मत, उसको जाने दो। अब यहाँ पे कॉमा मैंने अगर यहाँ लगा दिया, रोको मत जाने दो, कि उसको रोक लो, उसको जाने मत दो। तो आपने देखा कि किस प्रकार एक कॉमा लगाने से जो है हमारे जो अर्थ हैं वो उसमें बदलाव आ जाता है, हमारे वाक्य में बदलाव आ जाता है। तो बच्चों, अब मैं आपको विराम चिन्ह की परिभाषा बताती हूँ। तो बच्चों, आइए देखते हैं विराम चिन्ह की क्या परिभाषा है। भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्यों के बीच में, अंत में किया जाता है, और उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जिन चिन्हों का प्रयोग हम वाक्यों को जब हम वाक्य बोलते हैं तो उनके बीच में या फिर अंत में किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जब हम कोई भी, या फिर इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि लिखित भाषा में एक ठहराव दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जब भी हम अपनी बात बोलते हैं तो बीच बीच में रुकने के लिए या अपने बात को ठहराव दिखाने के लिए हमें जो है इन विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। तो बच्चों, अब मैं आपको पूर्ण विराम चिन्ह बताती हूँ कि किस प्रकार से लिखा जाता है और किस प्रकार से वो वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं पूर्ण विराम किसे कहते हैं। पूर्ण विराम का चिन्ह देखिए किस प्रकार लगाया जाता है। एक सीधा खड़ा डंडा, ये है पूर्ण विराम का चिन्ह, और ये वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जब हमारा वाक्य खत्म हो जाता है तो इस चिन्ह को लगाया जाता है। अब यहाँ देखिए, जहाँ एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए वहाँ पूर्ण विराम लगाया जाता है।
जब भी हमारा कोई वाक्य ख़त्म हो जाता है, जब हमारी बात पूरी हो जाती है, तो उसके अंत में यह पूर्ण विराम लगाया जाता है। और ये इसका चिन्ह इस प्रकार होता है, सीधा खड़ा डंडा। जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है, उसी को हिंदी में पूर्ण विराम कहा जाता है। अब देखिए, आज हमारे टीम का मैच है। अब ये वाक्य यहाँ ख़त्म हो गया, तो इसीलिए इसके बाद यहाँ पर पूर्ण विराम आया। अब आगे देखिए, मैं कल घूमने जाऊँगा। अब यहाँ आगे, इसके आगे पूर्ण विराम लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ हमारा वाक्य ख़त्म हो गया है। एक और उदाहरण देखिए, वे अपने घर चले गए। यहाँ भी हमने पूर्ण विराम का प्रयोग इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ हमारा वाक्य ख़त्म हो गया है। जहाँ भी हमारा वाक्य ख़त्म हो जाए, हमारी बात पूरी हो जाए, तो उसके बाद ये पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। और आपको पता है, पूर्ण विराम का चिन्ह जो है ये सबसे प्राचीनतम चिन्ह है, सबसे पुराना चिन्ह जो है ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। और हिंदी भाषा में ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में भी लाया जाता है। तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि अल्प विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं अल्प विराम चिन्ह किसे कहते हैं। अल्प विराम कॉमा को कहते हैं। इंग्लिश में हम जिसको कॉमा कहते हैं, उसको हिंदी में अल्प विराम कहा जाता है। वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना हो या अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को अलग अलग करना हो, वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में हम जहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब हमें वहाँ थोड़ा रुकना है। जब पूर्ण विराम तो हो गया कि हम वहाँ रुक गए, पूरा वाक्य हमारा ख़त्म हो गया, हम पूरी तरीके से रुक गए। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, तो जहाँ हम थोड़ा रुकते हैं वहाँ हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे, वह दुकान से आलू, प्याज, टमाटर और गोभी लाया। तो अब आपने देखा, आलू के बाद मैंने जो है अपने आप को विराम दिया, थोड़ा सा मैं रुकी, आलू, प्याज। तो इसलिए यहाँ पर कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया? यहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया गया। ये देखिए, इस प्रकार से ये यहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया गया और अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग। तो अब यहाँ देखिए, नेहा, रवि, मीना और बबलू घर चले गए। नेहा में थोड़ा रुके हम, रवि फिर थोड़ा रुके, तो यहाँ पर हम जो है थोड़ा थोड़ा रुके हैं, तो इसीलिए यहाँ पर भी हमने किसका प्रयोग किया? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया यहाँ पर। तो जैसा कि आपको यहाँ परिभाषा में भी बताया गया है, जहाँ वस्तुओं, व्यक्तियों, इनको अलग अलग करके जब हमें ज़्यादा नाम लेने होंगे या फिर अलग अलग करके इनको बोलना होता है, तो हम उन स्थानों पर किसका प्रयोग करते हैं? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ऐसे स्थान पर। जैसे आपने देखा, यहाँ हम थोड़ा रुके हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया। यहाँ हम थोड़ा रुके हैं, तो यहाँ भी हमने अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया। तो चलिए देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का देखिए, इस प्रकार से चिन्ह लगाया जाता है, जिसको इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहा जाता है। और ये चिन्ह जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, तो ये वाक्य के अंत में लगता है। अब ये देखिए, जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो, तो उस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं और उसमें प्रश्न पूछा जाता है, किसी दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाता है, तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, यह क्या है? अब किसी से हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यह क्या है? तो इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में लगता है। तुम कहाँ गए थे? यहाँ भी देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में लगाया गया है, क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछा गया है। तुम्हारा क्या नाम है? यहाँ भी हमने अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, क्योंकि हम यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अगर हम किसी वाक्य में प्रश्न पूछते हैं, तो वो प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर लगाया जाता है। तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि विस्मयादि बोधक चिन्ह कहाँ लगाया जाता है। तो बच्चों, आइए देखते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह किसे कहते हैं। इसका देखिए, चिन्ह इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे एक पूर्ण विराम का चिन्ह और उसके नीचे डॉट। तो ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह। वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि का बोध कराने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम वाक्य बोलते हैं, तो कई बार हम, अब ये उदाहरण देखिए इसे, जैसे वाह। अब इस पे हम वाह, जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, तो एकदम से वाह, कितना सुंदर चित्र है, तो वाह के आगे हम किसका चिन्ह लगाएंगे? विस्मयादि बोधक का। अब छी, जब हमें कोई घृणा होती है किसी चीज़ से, छी कितना गंदा काम किया है, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा?
छी के बाद विस्मयादि बोधक का चिन्ह। अब अरे कोई आश्चर्य होता है, अरे तुमने ये क्या किया, तो यहाँ अरे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया गया है। शाबाश, जब हम किसी को शाबाशी देते हैं तो उसके बाद भी ये चिन्ह लगाया जाता है। या फिर एकदम से हमें हैरानी होती है या कुछ बोलना हो हमें, जैसे हाय तुमने ये क्या कर दिया, हाय ये कैसे हो गया, तो इस तरीके से हाय के बाद भी हम इस तरीके से विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा दे सकते हैं। जैसे हे भगवान, तो इस तरीके से हम घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इनको व्यक्त करने के लिए, इनके भाव को व्यक्त करने के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा ये वाह, छिन, वाह, छी, हरे, अरे, शाबाश, हाय, हे भगवान, हाय राम, इस तरीके से ये जो शब्द होते हैं ये विस्मयादि बोधक इनके बाद लगाया जाता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में आपने क्या सीखा? आज की कक्षा में आपने सीखा कि विराम चिन्ह का क्या अर्थ होता है। विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना। भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें जो है विराम चिन्ह कहते हैं। और विराम चिन्ह आज की कक्षा में हमने 4 विराम चिन्ह सीखे हैं। पहला पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह और विस्मयादि बोधक चिन्ह। आज की कक्षा में हमने ये 4 जो हैं विराम चिन्ह सीखे हैं। तो चलिए बच्चों, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.